नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज जानते हैं ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, मैं अपने प्रिय दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आज मैं बात करने वाली हूँ राहु केतु के बारे में। राहु केतु के बारे में देखिए, अगर हम जान लिए, समझ लिए, तो आप समझ लीजिए आपकी कुंडली विवेचना, आपकी जो बर्थ चार्ट है, जो आपका हॉरोस्कोप है, उसकी 90% चीज़ें आप सीख गए, समझ गए। ये इतने महत्वपूर्ण ग्रह हैं, हालांकि शैडो प्लैनेट के तौर पे इन्हें माना जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इन्हें मून के नॉर्थ नोड और साउथ नोड के तौर पे माना जाता है, और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में इन्हें ड्रैगन हेड और ड्रैगन टेल की उपमा दी गई है। देखिए, सबसे पहले मैं बात शुरू करूं राहु केतु के बारे में। इसके पहले मुझे अपने प्रिय दर्शकों से आग्रह करनी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, साझा करें। अब मैं सीधे चर्चा पे आती हूँ राहु केतु के बारे में। तो देखिए, राहु केतु को कहा जाता है कि ये सर्प के आकार के हैं, और शायद इसी के तौर पे जब काल सर्प योग की बात की जाती है तो बताया जाता है कि सर्प यानी सांप कभी भी अपने बदले को नहीं भूलता। आप सांप को छेड़िए या मारिए तो कहते हैं कि उसकी आंखों में वो छवि रिकॉर्ड हो जाती है, कैप्चर हो जाती है, और फिर वो बिना अपना बदला लिए, भले वो मर जाए लेकिन फिर वो जन्म लेता है, और फिर वो अपना जो वो उसका विंडिक्टिव नेचर है, जो बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, और वो जब तक पूरा नहीं हो जाए जातक को या व्यक्ति को वो फ्री नहीं करता, अपने चंगुल से उसे छोड़ता नहीं। इसी तरह की, और चूंकि हर ग्रह के बारे में जो उसकी तुलना की गई है या उसका जो नामकरण हुआ है, उसके पीछे बस वो कुछ यूं ही नहीं हो गया, सब कुछ बहुत तर्क संगत है। और राहु केतु को भी अगर आप सर्प के आकार में आप समझते हैं कि केतु वो सर्प के पूंछ वाला हिस्सा है और राहु सर्प का सर है, सांप का सर है, तो इसी तरह से आपको अपनी कुंडली में भी इसकी विवेचना करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग हो। काल सर्प योग कुछ ऐसी परिस्थितियों में बनता है जो हर किसी की कुंडली में नहीं होता, लेकिन राहु केतु तो हर किसी की कुंडली में होते हैं। तो इनका जो अक्ष है, इनका जो एक्सिस है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। और अगर शायद आपने राहु केतु के अक्ष को समझ लिया तो आपके इस जन्म लेने के पीछे की जो परमात्मा की डीपेस्ट मंशा है, जो जिस पर्पस के लिए आपने जन्म लिया है, आप उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हम कहा जाता है कि हम ग्रास के ब्लेड्स के जैसे बस जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी सार्थकता से जी लेता है, जीवन के मर्म को समझ लेता है, उस व्यक्ति के लिए ये जीवन एक उत्सव के जैसा बन जाता है, एक फेस्टिवल के जैसा खुशनुमा बन जाता है। हम सभी अपने जीवन को इसी तरह से, इसी फेस्टिविटीज के साथ हम जीवन को अपने बिता सकते हैं, बशर्ते कि हमें राहु केतु के पीछे छुपे दर्शन का पता चले। आइए एक छोटी सी चर्चा करूंगी, एक छोटा सा प्रयास मेरा रहेगा कि मैं आप सबों के जीवन में एक खुशियों की बहार ला पाऊं, या एक आशा की किरण जगा पाऊं कि आपके जीवन को भरपूर जीने के लिए क्या क्या सामग्रियां चाहिए। सबसे पहले आप अपने राहु केतु के अक्ष को देखिए, ये किन दो घरों को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उन घरों के, उन भावों के स्वामी कहाँ पर बैठे हैं, उन भावों के स्वामी की स्थिति क्या है। और ये भी देखिए कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो प्लैनेट एक दूसरे से समसप्तक हों, एक दूसरे से 180 डिग्रीज अपार्ट हों, तो उसे ऑपोजिशन कहते हैं। तो इसी तरह से राहु केतु तो हमेशा 180 डिग्रीज अपार्ट रहते हैं, तो ये हमेशा ऑपोजिशन की स्थिति में रहते हैं।
अब इस तरह से आप समझिए कि राहु जहां पर रहते हैं वहां पर वो बताते हैं कि आपके जीवन में इस चीज की अधिकता रहेगी, उस भाव से संबंधित कारकत्व की अधिकता रहेगी। वहां पे आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे, उस भाव से संबंधित आपको भ्रम की स्थिति पैदा होगी। आप एक छद्म के जैसा या तो आप अपने व्यक्तित्व को उस भाव से संबंधित बनाएंगे, या आपको ऐसी परिस्थितियों, ऐसे व्यक्तियों से अपने जीवन काल में पाला पड़ेगा जो आपके सामने एक भ्रम की स्थिति, एक छद्म की स्थिति पैदा करके रखे हुए हैं। और इसके विपरीत केतु जहां पे रहते हैं वहां पर उस भाव से आपको थोड़ा सा डिप्राइव करके रखते हैं, थोड़ी सी आपको विरक्ति लाते हैं उस भाव से। उस भाव के लिए आपके मन में एक हमेशा एक सुलगती हुई सी तड़प बना के रखते हैं, शायद इसलिए कि इन दोनों भावों में जहां राहु और केतु रहते हैं पिछले जन्मों का लेखा जोखा बाकी रह जाता है। और जब हम नए शरीर लेते हैं, नई एक जीवन यात्रा शुरू करते हैं, तो हमें बिना उस अध्याय को खत्म किए हुए, जो उन दो भावों से संबंधित के अध्याय हैं, उन दोनों अध्यायों को खत्म किए हुए, बिना उस पर काम किए हुए, बिना पटाक्षेप किए हुए हम अपने आगे की जीवन में बढ़ते तो जाते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, हमें संतोष नहीं मिलता। तो इस तरह से मैं एक बहुत ही छोटी सी चर्चा, इसे आप समझिएगा बहुत समग्र तौर पे, लेकिन आप हर भाव से संबंधित अपने जीवन में इस बात को बैठा के देखिए, जहां कहीं भी आपके केतु हैं और खास करके आपके मंगल का लग्न है, मेष राशि है या वृश्चिक राशि, या मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है, या मंगल जहां पे उच्च के होते हैं, यानी अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है और यहाँ पे आपके केतु आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, आपके लिए एक बहुत ये शुभ परिणाम और खुशियों की बौछार लेकर आते हैं। केतु जिन्हें कहते हैं कि ये हमेशा डिप्राइव करते हैं, वो भी इतनी क्षमता रखते हैं कि इन लग्नों के जातकों को वो काफी आशीर्वादित करते हैं, क्योंकि केतु का स्वभाव भौमवत है, यानी मंगल के समान है। इसके विपरीत अगर आपका लग्न मकर है, कुंभ है, या शनि जहां पर उच्च के होते हैं, तुला है, तो राहु आपको बहुत मालामाल करने वाले होते हैं, क्योंकि देखिए राहु को शनि के समान व्यवहार करने वाला माना गया है। तो इन सभी लग्नों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए राहु की महादशा बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। उस महादशा के दौरान आप नई ऊंचाइयों को पा सकते हैं। और अगर इस तरह से ये भी देखना होगा कि राहु किस भाव में उपस्थित है और उस भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। सिमिलरली मैं केतु के बारे में भी बोलूंगी कि केतु इन लग्नों में मंगल के लग्न, जैसा मैंने बताया, मेष, वृश्चिक और मकर, इन तीनों लग्नों में अगर आपने जन्म लिया है तो आपके लिए केतु बहुत शुभ फल प्रदायक रहेंगे। लेकिन उसके साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप केतु जिस भाव में उपस्थित हैं उस भाव को आप परखिए। 6, 8, 12 में पाप ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, तो आपको इन भावों में अगर राहु केतु हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि खुश होने की बात है। और इसके अलावा भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, और कहीं केतु पर किसी और पाप ग्रह या शनि या ऐसे ग्रहों की एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रही, ये भी आप देखिए। मकर एक ऐसा लग्न है जहां पर केतु भी बहुत अच्छा फल देते हैं और राहु भी बहुत अच्छा फल देते हैं, तो काफी खुशकिस्मत लग्न माना जाता है। आप राहु केतु के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन मैं जल्द ही एक और इस तरह के वीडियो राहु केतु पर लाने वाली हूँ। आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और अपने प्रेम को बनाए रखिएगा। चलती हूँ, इसके साथ ही आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।